गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रीवियस क्लास के अंदर क्लास 12 का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके लॉज के बारे में, इसके बाद में रिफ्रैक्शन और उसके लॉज के बारे में, उसके बाद में मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस के लिए जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके लिए अपन ने मिरर फॉर्मूला डेवलप कर दिया था। उसके साथ साथ हमने C और R, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दोनों का रिलेशन भी हमने देखा था। आज और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या है, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ही है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि कोई भी रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, क्या क्या फिनोमिना होता है, कुछ तो वापस लौट जाती है और कुछ दूसरे मीडियम को लौट जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि रे हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर ही जानी चाहिए, यानी सघन से विरल के माध्यम में जानी चाहिए। अब सपोज आपने कोई ऐसा एंगल इसका इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, है ना, धीरे 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 एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले सीधा गया, उसके बाद में थोड़ा सा और कर्व किया, तो उस एंगल को इस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हैं कि आपका वापस रे दूसरे मीडियम में न जाकर वापस इसी मीडियम को लौट जाती है। तो लाइट का वो फिनोमेना जिसके अंदर रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए और उस एंगल पर डेल्टा एंगल इज नॉन एज द क्रिटिकल एंगल, जिससे वापस से उसी लौट जाए, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या है, इज द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो ये आपका डेफिनेशन और डायग्राम पूछा जाता है। इसके लिए जो कंडीशन होती है, जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि इंसिडेंट रे मस्ट बी, कहां से इंसिडेंट होनी चाहिए, हमेशा डेंसर से, कहां से होनी चाहिए, डेंसर से, मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होनी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल के रेस्पेक्ट के अंदर। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आगे बात करते हैं क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। तो क्रिटिकल इंडेक्स, ये आपको स्नेल लॉ पता है, आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्शन का जो एंगल है 90 होना चाहिए। उससे आपका जो ये रिलेशन आप लोगों को पहले ही पता है कि AG और GA इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, दैट रिलेशन इज द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस ढंग से भी लिख सकते हैं, और μ0 की वैल्यू अलग अलग मीडियम में इसके ग्लास एंड एयर के रेशियो के बराबर भी होती है। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है, मिराज हो सकता है, फॉर्मेशन, लूमिंग हो सकता है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर। तो पढ़ते हैं, एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल TIR का। फर्स्ट एग्जांपल है लूमिंग। लूमिंग के अंदर क्या होता है कि अगर समुद्र के किनारे कोई बैठा है और शिप को देख रहा है, तो शिप कुछ इसको रिफ्लेक्शन के कारण ऊपर की तरफ नजर आता है। तो लूमिंग इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर मिराज। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मिराज ऑफ अ शिप फॉर्म अवर कूल वाटर, ठंडे वाटर के एरिया के पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट, तो रिफ्लेक्शन बेंड्स लाइट टुवर्ड द वाटर इन दिस केस। तो ये रिफ्लेक्शन क्या करता है, सीधी बेंड कर देता है लाइट को और ऊपर की तरफ दिखता है। मिराज इसी तरीके से आप गर्मियों के सीजन में जाते हैं तो रास्ते में आपको क्या नजर आता है, पानी। एक्चुअल में नहीं होता है लेकिन फिर भी नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं, मिराज। किसी तरीके से रेगिस्तान के अंदर भी जाते हैं तो आपको ये पानी नजर आता है, उसको भी क्या बोलते हैं, मिराज। ऑप्टिकल फाइबर, आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जियो के कनेक्शन लग रहे हैं, जियो के अंदर एक पतला सा वायर होता है, जियो के मॉडेम को जब आप निकालते हैं तो उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है, तो वो क्या होता है, सिग्नल होता है। तो जैसे ये वायर ऑप्टिकल फाइबर एक दूर स्थान से जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर लाइट को पहुंचाती है, किसके हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर। क्या फिनोमिना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में ये देखिए, इसी का ये ऑप्टिकल फाइबर का है, यहां से आपकी रेज गई अंदर गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल को पहुंचाया जाता है। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए,
स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ कॉन्वेक्स टुवर्ड द रेयरर मीडियम इज कॉल्ड द कॉन्वेक्सिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? और इसी तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कॉन्केव है टुवर्ड द रेयरर की तरफ कॉन्केव है और रेयरर की तरफ कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स कहलाएगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव कहलाएगा। ये इसकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है दोनों के लिए। ये इसका सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, इसका ये कैपिटल आर ये कहलाता है। पी इसका पोल होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रिज्म डिजाइन टू बेंड रे बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज मेक अस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहां से लाइट गई और इसने क्या किया, 90 डिग्री किया तो 45 90 हो गया और बेंड हो गया, दूसरी तरफ से निकल गई। वापस से इधर से देखिए सेकंड वाले के अंदर यहां से वापस इस तरीके से राइट डाली, यहां से 45 हुआ, यहां से 45 हुआ तो वापस लौट गई। तो अलग अलग पोजिशनिंग ऑफ द प्रिज्म से आपको जिस रिक्वायरमेंट में, जिस डिजाइन के तौर पर जहां पर आपको लाइट चाहिए तो वहां पर मिल सकती है। Assumptions की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। द एपरेचर डायमीटर ऑफ द कर्व सरफेस इज स्मॉल। इसी तरीके से साइन कन्वेंशन जो मैंने बताए थे वो एक साइन कन्वेंशन आप लोगों को काम में लेने हैं। आगे देखिए रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट द कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ये इसका डायग्राम है, देखिए इसमें क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज गई, इंसिडेंट हुई एट एन एंगल नॉर्मल से कितने हुई, आई डिग्री पर हुई, और जैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो उसकी इमेज कहां बनी, आई पर बनी। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट ये ओ रखा है जो कि यू डिस्टेंस पर है और उससे इमेज यहां पर गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज किस पे बनी, आई पर बनी। अब ये वाला जो ये आपका ये जो आई बनी है ना, इससे क्या होगा, वापस से आपकी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और फाइनल इमेज किस पे बनेगी, सी पर बनेगी। तो देखिए दो तरीके के मीडियम है आपके, एक तो ये यू हो गया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हो गई और ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो दैट इज योर रेयरर मीडियम, दैट इज योर डेंसर मीडियम। तो तीन तरीके के अपन ने इसमें एंगल लिए हैं और tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू निकाली है। tan अल्फा के लिए आपने ये वाला ले लिया, tan बीटा के लिए ये वाला ले लिया और tan गामा के लिए, तीनों के अंदर आप क्या लगा देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा पहले में क्या आ जाएगा, am अपॉन ओपी, am अपॉन एमओ, बीटा में ma अपॉन एम आई और गामा के अंदर ma अपॉन एमसी। तो ये दो स्मॉलेस्ट एंगल होते हैं तो अल्फा, बीटा एंड गामा हो गया। यहां से आपको वैल्यूज मिल गई। उसके बाद में स्नेल्स लॉ आपको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, साइन आई अपॉन आई ये भी स्मॉल होता है तो आई अपॉन आर रख दिया इसकी जगह। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि ये जो वैल्यूज है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने ये वैल्यूज निकाली और वैल्यूज को जैसे ही यहां पर पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस गामा। यहां से आप देख सकते हैं कि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अंदर वाली साइड के दोनों एंगल का सम अल्फा प्लस गामा के बराबर। इसी तरीके से गामा किसके बराबर है, आर प्लस बीटा के बराबर है। तो इन वैल्यूज आई और आर की वैल्यूज को जैसे ही आप यहां पर आई और आर की जगह रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं स्नेल के नियमानुसार जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशंस मिल जाएगी दोनों को ऐड करने पर और आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो ये रेयरर के लिए था। सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स हो गया। तो ये नोट क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज रेयरर मीडियम इज द सेम फॉर वेदर इट इज रियल फॉर वर्चुअल एंड कॉन्वेक्स। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ये इमेज की डिस्टेंस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर क्या होगा, म्यू टू तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, म्यू वन इधर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यू वी रहेगा। यहाँ पर आपका देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन था तो यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाएगा। और यू वी आर की डिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही है कि यू आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी आपका इमेज और आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी करें तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपका
जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था कि अगर ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ लेते हैं तब नेगेटिव लेना है। इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव जाएगी, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यूज डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्ट कहां सिचुएटेड है लेंस और मिरर के अकॉर्डिंगली। Now coming to the next topic that is most important, that is lens maker formula। एग्जाम में पूछा जाता है μ1 μ2 इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए। सबसे पहले पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपका ये जो लेंस का एक सरफेस, ये दूसरा लेंस का सरफेस, अगर इस लेंस के एक सरफेस को मैं पूरा एक सर्कल बना दूं तो इसका सेंटर यहीं पर होगा C2। ये आपका सेकंड नंबर ऑफ लेंस का जो सरफेस है और ये फर्स्ट नंबर ऑफ लेंस का सरफेस है, और इसको भी एक सर्कल बना दें तो दोनों का जो सेंटर होगा वो कहां दिख रहा है आपको? C2 एंड C1 पर दिख रहा है। तो देखिए दो सर्कल बन गए। तो आप सबको ये पता है कि जो लेंस होता है वो सर्कल का ही पार्ट होता है, तो वहीं से अलग कर दो सरफेस को मिलाकर लेंस को क्रिएट किया है। पहली चीज ये आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड चीज देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर पड़ा है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी लेंस के C से मिड पॉइंट से, तो वो U कंसीडर की जाती है, और इसका जो फाइनल इमेज बनता है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको V कंसीडर की जाती है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा U लेते हैं, और जो लेंस का जो इमेज बनता है इमेज की डिस्टेंस को V लेते हैं, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको R लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस है तो एक R1 और दूसरा R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को बेसिक तौर पर ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या फिनोमिना हो रहा है, फिनोमिना को चेक करिए कि O पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये O से चलने वाली जो रेज है, O से चलने वाली जो रेज है वो आपके फर्स्ट सरफेस जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है उस पर क्या होती है? इंसिडेंट होती है, मेकिंग एन एंगल I। इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ N1 के साथ कितना बन रहा है? I। जैसे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इसका इमेज कहां बनता है? I1 पर बनता है। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो V डैश है। ये फिनोमिना आपको पता होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट का रखा है, O पर रखा है, O से चली इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल I विद रेस्पेक्ट टू N1, और रिफ्लेक्शन के थ्रू इस पर जो बनने वाली इमेज है वो I1 है। अब ये जो सेकंड आपका जो सरफेस दिख रहा है डेट इज योर, जिसका आपको जो सेंटर दिख रहा है वो C2 है, इसका I1 अब इस सरफेस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, और कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब यहां से चलने वाली किरण वापस गई और रिफ्लेक्शन के बाद में इसका फाइनल इमेज कहां पर बन जाएगा? I पर बन जाएगा। तो देखिए वापस से इस प्रोसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तभी आप इसमें वैल्यूज पुट कर पाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा है? O पर। O से रे इंसिडेंट हुई मेकिंग एन एंगल I विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल, और इसकी इमेज कहां बनी? I1 पर बनी। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं V डैश। अब ये जो इमेज बनी है फर्स्ट सरफेस से, ये काम करती है वर्चुअल इमेज के तौर पर, और ये वर्चुअल इमेज सेकंड जो सरफेस है लेंस का उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो यहां से जाने वाली रेज यहां पर गई और वापस से रिफ्लेक्शन हुआ और फाइनल इमेज कहां बनी? I पर। तो दो तरीके की कंडीशन हो रही है। फर्स्ट वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है और उसकी इमेज यहां बन रही है, और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड वाले सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये, जो कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का क्या है? इमेज है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और उसकी इमेज कहां बनेगी? यहां पर I पर। तो देखिए ये सारी जो वैल्यूज है इनको पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोनों तरीके से, दोनों जो फिनोमिना हुआ है दोनों के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला रिफ्लेक्शन का, ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो पहले वाले के लिए μ1 अपॉन CO, μ1 अपॉन CO, CO की डिस्टेंस कितनी है? U। इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी यहां पर CI1 that will equal to μ2 minus μ1 upon CC1। CC1 is the radius of curvature R1। तो यहां पर क्या रखेंगे? यहां पर रखेंगे U, यहां पर रखेंगे V डैश, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है V डैश, और यहां पर CC1 की जगह आ जाएगा R1। सिमिलरली जब ये वाला आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो यहां पर वापस से जब पुट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा V डैश और V डैश, फिर इसकी इमेज का बनेगी यहां पर, इसकी जगह आ जाएगा V और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये दोनों इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे बेटा।
ऐड करते ही आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिए दोनों को ऐड कर दिया, इन्होंने क्या किया है, इस पीपीटी के अंदर CC1 CC2 रखा है, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ऐड करने के बाद सिमिलर टर्म कट जाएगी और फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, दैट इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में देख देते हैं। हमने वैल्यूज जो मैंने आपको बताया पुट कर दी, पुट करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये चीजें आ गई, आने के बाद में हमारे पास ये चीज आ गई। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपने एज्यूम किया है कि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और आपका इमेज बन रहा है ऐप पर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये चीज मिल गई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया तो फाइनल आपको ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज योर लेंस फॉर्मूला। वो था लेंस मेकर फॉर्मूला, ये आपका लेंस फॉर्मूला। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइन। कोई लेंस अपनी रेज को कितनी ज्यादा तरीके से, कितनी ज्यादा कैपेसिटी से मोड़ सकता है, वो उस लेंस की क्या कहलाती है, कैपेसिटी या क्षमता कहलाती है, पावर कहलाता है। इसको P से डिनोट किया जाता है, पावर को P से डिनोट किया जा सकता है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center। तो देखिए tan of del that is h by f, h की वैल्यू 1 कर देंगे तो 1 by f, और 1 tan del आपका क्या था p, तो p इक्वल टू 1 by f। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया p इक्वल टू 1 by f। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इज नॉन एज द पावर ऑफ द लेंस। इनवर्स ऑफ द फोकल दैट इज द नॉन एज द पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए इनवर्स करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये यूनिट पूछी जाती है डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, हमने दो लेंस ले लिए हैं थिन, ए और बी। सेम कॉन्सेप्ट, यहां से रेज गई, यहां पर बनी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, वापस गई और फाइनल इमेज यहां पर बन गया। तो यू वी डैश फर्स्ट वाला, फिर वी डैश आपका जो यहां पर इमेज बनी थी वो काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट, वापस गया और फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगी वी डिस्टेंस पर। तो हमें डिस्टेंस क्लियर हो गई, यू आपका ऑब्जेक्ट रखा है, वी आपके फर्स्ट वाले जो फाइनल इमेज है, V1 जो है वो फर्स्ट वाले लेंस से जो आपके इमेज बनी थी। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के लिए 1/V1 माइनस 1/U डेट विल इक्वल टू 1/F1, और सेकंड वाले के लिए 1/V माइनस 1/V1 बराबर 1/F2। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, सेम चीज कट गई तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इक्वेट किया तो 1/F किसके बराबर है, अलग अलग लेंस के फोकल लेंथ के इनवर्स के सम के बराबर है। आगे बात करते हैं प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखिए एक प्रिज्म ले रहे हैं, तो प्रिज्म एबीसी लिया है, यहां से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है। इसको निकलना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये डाइवर्ट हुई और इस डायरेक्शन में निकली, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो ई बनाया। अब देखिए यहां से ये मुड़कर इधर निकल गई, तो जितना विचलन हुआ है ना, कितना विचलन हुआ, ये कितना डाइवर्जन हुआ, ये डाइवर्जन एंगल कहलाता है। अब देखिए हमने क्या माना कि ये रेडियस R1 है, ये R2 है डिस्टेंस, और यहां पर देखिए एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख दिया क्वाड्रिलेटर APOQ, A प्लस O की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। और यहाँ पर एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है, ट्रायंगल के इनर एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180। तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस O की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, बड़ा सिंपल है। यहां तक एक क्वाड्रिलेटरल यूज किया है, ऑपोजिट एंगल दिस वन का सम 180 डिग्री, और एक ट्रायंगल यूज लिया, ट्रायंगल के इनर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आगे बात करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डेल निकालना चाह रहे हैं, कितना विचलन, कितना गैप आया है। तो गैप के लिए कुछ नहीं करना है, आई में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, ई में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को जोड़ना है। I माइनस R1
प्लस ई माइनस आर टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल आ जाएगा आपके पास, और डेल आने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड निकाली थी R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए पुट कर दिया, यहां से आपके पास आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल की वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ द इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, ये ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू बढ़ेगी तो डेविएशन एंगल डिक्रीज होगा। At a particular value of the angle of the incident, the angle of deviation become minimum. This is called angle of minimum of the deviation. We want to find the angle of minimum. कि deviation minimum कितना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं कि एंगल मिनिमम कितना हो जाए, तो उसके लिए क्या देखना चाहिए कि आई और ई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू को बराबर कर दिया। तो दोनों की वैल्यू को बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो मिनिमम होना चाहिए, और R1 R2 R1 सब R हो जाएगा अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है वो हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो R1 प्लस R2 R होने पर R इक्वल टू A/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जानते हैं स्नेल्स का नियम, म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर, तो R की जगह R1, तो साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू हमने पुट कर दी ए प्लस डेल एम बाई टू, और ए बाई टू आर की वैल्यू यहां से निकाली थी, दोनों की वैल्यू पुट करी। ये इसका ग्राफ इस तरीके से रन होता है। आगे चलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में। सिमिलरली ये जो वैल्यू आपके आई है वो हमने आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल की वैल्यू पुट करी थी, तो वहीं से हमने क्या किया कि आई और ई को बराबर किया, तो 2i बराबर ए प्लस डेल, तो यहां से आई की वैल्यू आ गई ए प्लस डेल अपॉन 2, तो आई की जगह ये और ए की जगह दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। पॉज करो सर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि हमें जो बारीक चीजें देखनी पड़ती है ना, उनको देखने के लिए, या जो दूर स्थित चीजें होती है उनको देखने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो देखिए इसकी व्यवस्था क्या है, इसके अंदर दो तरीके के लेंस अपन काम में ले रहे हैं। पहला जो लेंस है उसको बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा जो लेंस है उसको बोल रहे हैं आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, और वो लेंस जो आई की तरफ हो उसको बोलते हैं आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस क्या करता है, छोटी चीज है, छोटी चीज का आभासी यानी वर्चुअल इमेज बना कर देता है, जो कि कहां बना रहा है, यहां पर। और ये जो आई लेंस है, जब आंख से देखते हैं इस बड़े को, तो इसका बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज देखने को मिलता है। इस पूरी व्यवस्था को एक आप कह सकते हैं दंतुक चक्र व्यवस्था द्वारा, है ना, एक पाइप के अंदर, सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर अरेंज किया जा सकता है। ये आपका छोटा होता है, स्मॉलर होता है कंपेयर टू द आई लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, द कन्वर्जिंग लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास है, और आई लेंस जो आंख के पास है, फाइनल इमेज इन दिस सेशन, जो फाइनल इमेज देखता है। बोथ आर द शॉर्ट फोकल लेंथ, सबकी दोनों की क्या होती है, फोकल लेंथ छोटी होती है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आगे बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर इसकी। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। तो बीटा और अल्फा कहां से निकालेंगे, इस डायग्राम से निकालेंगे। और ये वाला जो डायग्राम है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं बीटा, तो बीटा डायरेक्ट नहीं निकलता है, tan ऑफ बीटा निकलेगा। इसी तरीके से अल्फा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, tan ऑफ अल्फा निकलेगा। और हमें पता होता है कि बीटा क्या, tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P बाय B। तो उस तरीके से आपने कैसे निकाल दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी के तरीके से इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों के फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करी, पुट करके डी से डी कैंसिल हुआ, A डैश A डबल डैश B डबल डैश बटा ए बी, दोनों की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू आने के बाद हमें हमारी मैग्निफिकेशन पावर मिल गई। हमने क्या किया, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हम पहले से जानते थे कि हमारी एम ई की वैल्यू ये होती है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस दैट इज इक्वल टू दिस बोथ, और ऑब्जेक्ट लेंस का जो है मैग्निफिकेशन होता है ये, और कंबाइन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। उसको इस टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट होता है। रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से देखिएगा, और
जो जरूरत वाले बच्चे हैं, जो 12th कर रहे हैं, जिनको फिजिक्स में थोड़ा टफ लगता है, तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।